नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th टर्म 2 का एक चैप्टर पूरा करने जा रहे हैं। वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। टर्म 2 के दो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। वो दोनों ही वन शॉट वीडियोस थे। And likewise this is the third one and this is also one short video for chapter permutations and combinations. Permutations and combinations आपका basically 6 चैप्टर है। हमने थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसकी वीडियो आ चुकी है। आपने अगर नहीं देखा है अब तक तो जरूर देख लीजिए। उसमें काफी कुछ बताया गया है। उससे ट्रिगोनोमेट्री का आपका बहुत क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। बहुत अच्छे से वीडियो बनाया गया है। थोड़ी क्वालिटी में दिक्कत है, पर मुझे लग रहा है कि कंटेंट वाइज जो है ये किसी भी अवेलेबल वीडियो से आपको सुपीरियर ही दिखेगा। ये आपको सुपीरियर ही दिखेगा किसी भी वीडियो से। किसी भी यूट्यूब पर जो अवेलेबल वीडियोस हैं, वो चाहे पेड हो चाहे वो फ्री वीडियोस हो, आप दोनों में कंपेयर करा सकते हैं देख के। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली उसमें पूरा होल चैप्टर ही कवर किया गया है। तो वहां पर वो आपको ट्रिगोनोमेट्री के लिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं तो। और साथ ही अगर आप IIT JEE मेन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एडवांस के लिए भी आपका वो जो है लगभग 70% तक की तैयारी करा देगा। तो ये तो हुआ ट्रिगोनोमेट्री की बात हो गई। अब जो है दूसरा जो वीडियो हमने M&C एजुकेशन चैनल पे अपलोड किया गया है टर्म 2 के लिए, क्लास 11th टर्म 2 के लिए, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज का। लीनियर इनइक्वालिटीज का पूरा वो फुल वीडियो है। वो टर्म 2 CBSE के लिए तो काफी है, पर जो अगर आप IIT JEE के लिए मेन की तैयारी कर रहे हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके वो बेसिक्स की ही तैयारी करा पाएगा। उसके लिए IIT JEE और के मेन और एडवांस के लिए उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड किए जाएंगे। M&C एजुकेशन पे ही किया जाएगा। आप अगर IIT JEE मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं तो आप जो है M&C एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर उसकी भी तैयारी कराई जाएगी मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स केमिस्ट्री हम नहीं कराते हैं। हम जो है मैथ्स की तैयारी कराते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ हम रीजनिंग की तैयारी कराते हैं। अभी फिलहाल तो यही 3 जो है मेन फोकस है M&C एजुकेशन का। पीछे कुछ दिनों में इस पर जो है GK GS के भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स वी हैव for the time being stopped those things। but अभी जो हमारा फोकस है वो मेनली इन्हीं तीनों पर है कि मैथ्स फॉर क्लास 11th एंड 12th, 9th और 10th की भी हम शुरू कर देंगे। 10th का जैसे ही टर्म 2 शुरू होगा तो 10th का हम शुरू कर देंगे और 9th का शायद अगले सेशन से शुरू होगा। पर अभी जो है टर्म 2 का शुरू कर देंगे हम 10th का। तो ये तो खैर प्लानिंग की बात थी जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, तो हमने कर लिया। साथ में थैंक यू उन सभी सब्सक्राइबर्स को जो कि विश्वास करते हैं हमारे ऊपर और जिन्हें लगता है कि हम उनके मदद के लिए खड़े हैं या उनके किसी काम आ सकते हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और साथ ही उनको भी धन्यवाद जो हमारा वीडियोस देखते हैं। सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उनको लगता है कि
ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो जरूर कर लें, सब्सक्रिप्शन से कुछ जाएगा नहीं। बहुत सारी बातें हो गई, अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो परम्यूटेशंस क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो परम्यूटेशन बेसिकली होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट क्या मतलब, हम कितने तरीके से किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट है, या सम नंबर ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो वो हम जो है परम्यूटेशन से पता करते हैं। जैसे मान रखिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दिस, मतलब हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये हम यहां से पता करते हैं, परम्यूटेशन से पता करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल से पता चल रहा है कि ये बहुत ही बेसिक नेचर का है। तो इसको समझने के लिए आपको यहां पर जैसे एक चीज है कि मान रखिए आपके पास 3 प्लेसेस हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए आपके पास 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जबकि बी से सी जाने के लिए आपके पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, मतलब 2 मोड्स ए से बी जाने के लिए, जबकि 3 मोड्स बी से सी जाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ways in which one can go A to C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 3। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, बात समझ गए। तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है नंबर ऑफ वेज को, तो ये 6 वेज हो जाएंगे, राइट। अब इसी को अगर और एक्सटेंड करें हम, तो हम जो है और बता सकते हैं कि जैसे मान रखिए A to B है, B to C है, C to D भी हो गया। अब C to D में जो है 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। मान रखिए यहाँ पर D हमने ले लिया, यहाँ पर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो हम जो है कितने तरीके से जा सकते हैं, A to D के लिए, A to D के लिए फिर 2 into 3 into 4 हो जाएगा, तो 2 into 3 into 4, तो ये आ जाएगा आपका 24 वेज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में है क्या कि मल्टीप्लाई कराते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं नंबर ऑफ वेज को। अब इसका यूज क्या है, देखिए इसका यूज बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा यूज है इसका, बहुत ही एक्सटेंसिव यूज है। वो क्या है देखते हैं हम अभी। मान रखिए कि आपको कोई वर्ड दिया हुआ है और उनके लेटर्स को अरेंज करके रीअरेंज कर करके वर्ड्स बनाने हैं, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है मीनिंग का नहीं पता कर सकते कि किसी वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, वो जब तक कि हमें पूरा वोकाबुलरी पता नहीं होगा या हमारे सामने में कोई ऐसा
चीज ऐसी चीज ना हो जैसे डिक्शनरी वगैरह हो, तो फिर हम भले बता सकते हैं कि कितने वर्ड्स जो है मीनिंगफुल हैं और कितने मीनिंगलेस हैं। लेकिन हमें वर्ड्स का मतलब ये लेना है कि अल्फाबेट्स का कलेक्शन वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, चाहे वो मीनिंग बना रहा है, उसके कोई मीनिंग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, उससे हमें नहीं जाना है उतने डिटेल में। ठीक है, तो मान रखिए कि आपने कोई भी वर्ड लिया, ठीक है, तो दिल्ली वर्ड लिया हमने। अब इनके लेटर्स को रीअरेंज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 5 लेटर्स के। यहां पर भी 4 ही लेटर्स हैं हमारे पास और 4 लेटर वर्ड्स ही बनाने हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे अभी। वो ये है कि आपके पास 5 लेटर्स तो हैं यहां पर, 1 2 3 4 5। तो आप जो है यहां पर 5 बॉक्सेस बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। देखिए ये 5 बॉक्सेस हो गए। अब 5 बॉक्सेस में से आप अगर देखेंगे तो हम इधर से भरना शुरू करते हैं इस वाले बॉक्स से। तो इस वाले बॉक्स के लिए हमारे पास इन 5 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ सकता है। तो मतलब हम इस बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 तरीके से। क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं इसीलिए हम इतने इजीली कंसीडर कर सकते हैं। वी विल कंसीडर दोज केसेस जिसमें कि हमारे पास लेटर्स की जो अल्फाबेट है उनकी रिपीटेशन हो रही है, तो उसमें हम अलग टेक्निक लगाते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। यहाँ पर पहले ये देख लीजिए कि ये सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। तो डिस्टिंक्ट लेटर्स के लिए हम क्या करते हैं? तो फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकेंड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये हो गया 4 3 2 और 1। समझ में आया? इन सभी को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई कराएंगे टू गेट द आंसर। तो ये आ गया आपका 120। ठीक है, तो 120 वर्ड्स बना सकते हैं हम सिर्फ दिल्ली के अल्फाबेट्स को लेके। दिल्ली में जो यूज हुए लेटर्स हैं उनको लेकर के हम 120 वर्ड्स बना सकते हैं। इनमें हमें कुछ मीनिंगफुल भी होंगे और ज्यादातर जो है मीनिंगलेस होंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें जो है अगर किसी गिवन वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं तो हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमें फ्लैग्स दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स अगर हमें दिए हुए हैं तो हम जो है कैसे बनाएंगे, कैसे सिग्नल्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हमें यहां पर 2 तरह के क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम फ्लैग की बात कर रहे हैं तो मान रखिए कि 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स जो है हमें अवेलेबल हैं। 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मान रखिए कि हमें कौन कौन सा है। जैसे एक रेड है, ठीक है, ब्लू है, येलो है और ग्रीन है। तो ये 4 कलर के हमारे पास 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स अवेलेबल हैं। ये सारे फ्लैग्स हैं। अब जो है हमें चाहिए कि हमें सिग्नल्स बनाने हैं इन चारों को यूज करके। तो वन अबव द अदर, तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं उनको। तो 4 फ्लैग्स हमें यूज करने हैं पुटिंग वन अबव द अदर। तो इस तरह से हम 4 बॉक्सेस बना लेते हैं हॉरिजॉन्टली, हम एक के दूसरे ऊपर पाइल अप करके। ठीक है, तो अब जो है अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इस वाले फ्लैग के पोजीशन पे हम 4 में से कोई भी फ्लैग यूज कर सकते हैं। फिर जब हम इस पे जाएंगे तो हमारे पास 3 तरीके ही बचे होंगे, मतलब 3 फ्लैग्स ही बचे होंगे, तो हम उनको 3 में से कोई भी एक कलर से फिल कर देंगे।
फिर जब हम इस पे जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहां पर तो सिर्फ एक ही, देयर विल बी नो चॉइस, मतलब एक वही बचा हुआ रहेगा। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया, जो कि 24 हो गया। तो 24 सिग्नल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को यूज करके। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि एटलीस्ट दो फ्लैग्स यूज करके आप कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज करने हैं, 2 कलर के फ्लैग्स यूज करने हैं। एटलीस्ट मतलब हम 2 से कितने बना सकते हैं, प्लस फिर 3 से कितने बना सकते हैं, फिर 4 से कितने बना सकते हैं। उन तीनों को जब हम सम करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। गॉट इट? तो यहां पर यही है कि हमारे पास 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 फ्लैग्स हमें यूज करने हैं सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो हम जो है कितने सिग्नल्स बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि जब हम चारों फ्लैग्स यूज करेंगे तो हमें 24 सिग्नल्स जनरेट होंगे। जब हम 3 करेंगे तो हमारे पास यहां पर इस तरह का सिचुएशन होगा कि इसको हम कितने तरीके से 4, इसको 3, इसको 2, तो भी ये 24 ही हो गया। ठीक है, जबकि हमें 2 अगर करने होंगे तो हम जो है एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे, तो एक का 4 एक का 3, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 24 हो गया, यहां पर 12 हो गया, यहां पर 24 हो गया। तो कुल मिला के ये जो है 60 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन सभी का सम होगा। तो 24 24 48 प्लस 12, तो 60 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग एटलीस्ट है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। जब 2 कम से कम एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को यूज करना है। ठीक है, आर टू बी यूज्ड। ठीक है, और मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 4 फ्लैग्स है। तो 2 फ्लैग्स से 12 सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं, 3 से 24 और 4 से भी 24 सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। तो टोटल जो है वो 24 प्लस 24 प्लस 12 और 60 सिग्नल्स जनरेट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस हमने समझ लिए जब हमें एटलीस्ट कहा जाता है। अब इसी का उल्टा होता है एटमोस्ट, तो वो केस आप खुद ही कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज दिस वन। ठीक है, कि हमें मल्टीप्लाई कराना होता है नंबर ऑफ वेज को। फिर जैसे सिग्नल देखिए, इन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स को यूज करना है, तो हमने 2 फ्लैग्स का निकाला, फिर 3 फ्लैग्स का निकाला, फिर 4 फ्लैग्स का निकाला और फिर उनको ऐड किया। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके खुद बता सकते हैं कि आखिर कब हम उनको इनटू कराते हैं और कब हम प्लस कराते हैं। तो इनटू हमने तब कराया जब तक कि ये सिग्नल्स जनरेट नहीं हो गए। एटलीस्ट 2 था तो हमने क्या किया, 2 से बनाया वो अलग रखा, 3 से बनाया अलग रखा, 4 से बनाया अलग रखा, फिर उन सभी को ऐड कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट 2 की बात कर रहे थे। तो 2 से भी हमें सिग्नल तो बन ही गए, 3 से भी बने और 4 से भी बने। तो हमारा जब केस कंप्लीट हो रहा हो तो फिर उसके बाद जो हम सेकेंड केस पे मूव करते हैं, तो सेकेंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया, तो ये केसेस में जो नंबर ऑफ वेज निकलेंगे आपके, उन सभी को लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा टू गेट द कंसोलिडेटेड आंसर। राइट, तो ये चीज है यहां पर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें जो करना है हमें 2021-22 के सिलेबस के हिसाब से, वो है कि आपको फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो सीखना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन देखते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन को हम डिनोट कराते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, जैसे अगर आपके यहां पर एन के आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल।
ये एक ऑपरेशन है एक तरह से, ठीक है। कई बारी आप देखेंगे कि इस एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पे वो ये सिंबल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल नहीं है, ये फैक्टोरियल नोटेशन है, उसके अंदर में एन है लिखा हुआ। तो पहले हम देखते हैं कि एन फैक्टोरियल या ये इसको हम कैसे लिखेंगे। तो एन फैक्टोरियल को लिखने के लिए आप एन -1, n -2, n -3, कहां तक जाना है, 1 तक जाइए आप, ठीक है। 1 के नीचे जाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा और वो फिर सारा काम जो है खराब कर देगा। इट विल स्पॉइल योर वर्क, सारे काम को खराब कर देगा। तो n फैक्टोरियल इज डिफाइंड लाइक दिस कि हम जो है उसको ऑपोजिट ऑर्डर में 1 तक खोल देते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल है तो आप उसको 4 × 3 × 2 × 1 लिखेंगे, जो कि आपको 24 दे जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। अब अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें तो ये जो है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसमें कोई भी गैप नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक फैक्टोरियल के डिफरेंस में ये देखिए कितना डिफरेंस हो गया। तो ये फैक्टोरियल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस वाला हो जाता है। मतलब जैसे 10 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल में 11 टाइम्स का डिफरेंस हो जाएगा, और अगर हम 10 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल में ऐसे तो 10 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। वो आपको इस फैक्टोरियल के डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, कुछ चीजें और हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल के बारे में आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो 0 फैक्टोरियल होता है ये भी एक वैलिड नोटेशन है, इसको आप मना नहीं कर सकते। 0 फैक्टोरियल को हम 1 ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी प्रूव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए 0 फैक्टोरियल को या फिर कहिए कि कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, आपको कैलकुलेट करने के लिए देंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड, एक्चुअली वी विल सी द formulas for permutations which will be NPR and for combination which will be NCR। तो वो जो है हमारे पास उसमें 0 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आने के चांसेस होते हैं और कई बार आते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो इसीलिए 0 फैक्टोरियल को आपको समझना पड़ेगा कि इट इज डिफाइंड एज 1। तो आपको इसको 1 लेना है 0 फैक्टोरियल को, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होगा। तो चेंजेस कहां से आने शुरू होंगे? चेंजेस 3 फैक्टोरियल से आने शुरू होंगे। यहां तक जो है ये 0 फैक्टोरियल भी 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 है, 2 फैक्टोरियल तो 2 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये 3 चीजें आप जरूर ध्यान में रखें। बाकियों को हम कैलकुलेट करते हैं, बाकियों को हम लिटरली इनटू करके वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। अब फैक्टोरियल नोटेशन में हमारे पास जैसे कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें तो वो सही रहेगा। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखिए वो है कि आपको जैसे 2 फैक्टोरियल नोटेशन वाली चीज को सम करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब हम जो है डायरेक्टली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके पास a फैक्टोरियल है प्लस b फैक्टोरियल है, तो ये जो है क्या a प्लस बी होल फैक्टोरियल के बराबर हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं होता है, तो इसीलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा देखिए, अगर आपके पास a फैक्टोरियल माइनस b फैक्टोरियल है तो ये भी आपका a माइनस बी होल फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा, ठीक है। साथ ही तीसरा देखिए,
अगर आपका a फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल है तो ये आपका ए बी होल फैक्टोरियल नहीं हो पाएगा, ठीक है। साथ ही आपका ये फोर्थ जो है a फैक्टोरियल बाय बी फैक्टोरियल अगर है तो ये भी a बाय बी होल फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर मैं भी आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ले लीजिए 2 फैक्टोरियल, एक ले लीजिए 3 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल तो 2, 3 फैक्टोरियल 6, तो ये बन गया 8। और 5 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 120। आप देख लीजिए ये दोनों क्या बराबर हैं, नहीं है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन यहां पर भी सिमिलर सा लेते हैं, 3 फैक्टोरियल है माइनस 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, दोनों मिलके हो गए 4। और यहां पर जो है 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, अगर हम 3 माइनस 2 करके फैक्टोरियल लगाएंगे तो ये 1 होता है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। और इनटू में तो बात ही छोड़ दीजिए। इनटू में जैसे अगर आप ले लेते हैं यहां पर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6, तो ये तो 12 ही हुआ। जबकि आपका ये 6 फैक्टोरियल जो है वो हो जाता है 720 के बराबर। तो आप देखिए ये तो कहीं से भी बराबर नहीं है। साथ ही अगर ये देखें तो यहां पर 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल है और ये 2 बाय 3 होल फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल के लिए एक चीज और जान लीजिए आप कि ये जो है ना ये अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड वाली बात हो गई, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल हो गया ना ये वैलिड नहीं है। तो यानी कि यहां पर n के लिए आप एक चीज और जान लीजिए कि हमें यहां पर n जो है वो क्या हो सकता है। ये जो n हमें आया है वो हमारा हो सकता है होल नंबर्स, बस ये होल नंबर्स हो सकता है, ये इंटीजर्स भी नहीं होंगे, ये क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, ये n और ये भी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो यहां पर 2/3 जो है वो तो रैशनल नंबर हो गया, होल नंबर तो नहीं हुआ, तो इसीलिए ये वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 2 फैक्टोरियल नंबर्स क्या होंगे। एलसीएम और एचसीएफ के लिए हमें देखना है कि क्या होगा अगर हमें 2 फैक्टोरियल नंबर्स का एलसीएम निकालना है और 2 फैक्टोरियल नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट। तो देखिए अगर मान रखिए कि हमें एलसीएम निकालना है ऑफ 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल अगर हम देखें तो ये है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां पर अगर देखिए तो ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये एलसीएम का तो पार्ट बनेगा ही। साथ में हमें अनकॉमन भी लिखना होता है जो कि 4 है, तो ये आ गया। यानी कि हमारा ये जो है टोटल ये बन क्या रहा है, ये अगर देखिए तो ये 4 फैक्टोरियल है जो कि ये है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो कोई भी ऐसे फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं, कोई भी कहीं कितने दूर का हो, ये तो 3 और 4 की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको 3 फैक्टोरियल है और एक 100 फैक्टोरियल है तो एलसीएम आपका 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। मतलब उनमें जो आपका बड़ा वाला है वो ले लेना है, समझ गए बात को। तो यहां पर अगर हम इसको सम अप करना चाहते हैं तो हम इस तरह से सम अप कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एलसीएम निकालना है ए फैक्टोरियल का और बी फैक्टोरियल का, ठीक है, तो ये जो है ए फैक्टोरियल हो जाएगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और बी फैक्टोरियल हो जाएगा इफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जो भी बड़ा होगा फैक्टोरियल में, बड़े वाला फैक्टोरियल ही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपको फिर एचसीएफ समझने में देर नहीं लगेगी।
HCF आपका फिर आराम से आ जाएगा। HCF कैसे निकलेगा? फिर दो ऐसे फैक्टोरियल वाले नंबर्स का HCF हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसानी से निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए HCF हमें निकालना है A फैक्टोरियल एंड B फैक्टोरियल का। तो ये हो जाएगा A फैक्टोरियल इफ A इज लेस देन B और B फैक्टोरियल इफ B इज लेस देन A। तो अगर ऐसा होगा तो हम जो है इसको इस तरह से लिखेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का HCF चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो छोटा वाला होगा वो फैक्टोरियल हमें आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में छोटा वाला क्या? तो 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल विल बी द HCF। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें कि हम परम्यूटेशंस के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। परम्यूटेशंस के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनमें से आपको r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है आपके पास क्या दिया हुआ है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है। r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को arranged, r distinct objects to be arranged। तो ये होता है NPR। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए? अब जैसे मान रखिए कि आपके पास जो है 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, n जो है 10 है, इनमें से आपको 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो r हमारा 6 हो जाएगा और नंबर ऑफ वेज हो जाएगा इन विच वी कैन डू 8 विल बी NPR। n हमने अभी लिया है 10, मतलब 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर। P 6, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 6 होल फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप 10 को 4 तक ले जाइए। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, अब 4 फैक्टोरियल पे ही रोक दीजिए इसको, और नीचे 4 फैक्टोरियल है इसीलिए हम रोकेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो हमें मेनली ये बच गया कि 5 6 7 8 9 10 को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो अगर देखिए तो ये दोनों मिलके 30 हो गया। 30 इंटू 10 तो 300 हो गया। 300 हो गया और ये 72 है और इंटू में 7 है। ठीक है, तो यही आपको इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 300 है, 72 है और 7 है, तो 2100 और इंटू में आपको कराना है 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और फिर 4 और 7 11 और 14 और 1 15 हो जाएगा और 2 जीरो। देखिए ये इतना ज्यादा आ रहा है। 151200 151200 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग, मतलब जो सेम ना हो, ठीक है, तो वो दिए हुए हैं, उनमें से अगर 6 को अरेंज करना है तो आप इतने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक सिचुएशन लेते हैं
मेनली उसमें जैसे लेटर्स का होगा या ऐसी चीजों का होगा जिसमें कि आपको वो रिपीट कर रहे होंगे, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल वाला केस होगा। तो वो कैसे करेंगे? जैसे मान रखिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप कि आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है एप्पल। एप्पल में ऐसे तो 5 लेटर्स हैं, पर ये जो है पी की 2 रिपीटेशन भी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें से अगर मान रखिए कि P1 जो है आर ऑफ वन काइंड, एक ही तरह का है, P2 आर ऑफ अनदर काइंड, एंड रेस्ट आर डिफरेंट, ठीक है, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। तो फिर आप इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है n फैक्टोरियल बाय P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल। मतलब जो रिपीटेशन वाले हैं ना, जिनकी रिपीटेशन हो रही है आपकी, उसके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करने की जरूरत होती है। यहां पर जैसे P1 की रिपीटेशन है, P2 की रिपीटेशन है, तो हमने यहां पर P1 फैक्टोरियल और P2 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को डिवाइड किया है। अगर आप यही फॉर्मूला इस पर लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए, एप्पल में 5 लेटर्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज में हम ऐसे तो अरेंज कर सकते थे जैसे अगर वो डिस्टिंक्ट होते तो, अलग अलग होते तो, पर P की यहाँ पर रिपीटेशन है, कितनी बारी है? 2 बारी है, तो 5 फैक्टोरियल टोटल के लिए एंड बाय 2 फैक्टोरियल फॉर द रिपीटेशन। तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हमें मिल जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी बताया कि वहीं तक हम खोलते हैं जहां तक कि हमें नीचे वाला मिल जाए। 2 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करा दीजिए तो ये आ जाएगा 60। तो देयर विल बी 60 वेज इन विच वी कैन डू दिस अरेंजमेंट। मतलब एप्पल से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो 60 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, ये क्लियर है। अब जो है ये तो रिपीटेशन के लिए था। इसी तरह का अगर आपके पास इलाहाबाद है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इलाहाबाद ले लेते हैं, एक वर्ड है, एक सिटी का नाम है, अब वो प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज जैसे हमने लिया, तो यहां पर देखिए आपके पास P कितना है? P तो एक ही है, ठीक है। R देखिए ये 1 है, फिर ये 2 है, ठीक है। Y एक ही बारी आया है, A 2 बारी आया है, 1 है और 2 है, ठीक है। G एक ही बारी आया है और J भी एक ही बारी आया है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं? मतलब प्रयागराज में P है, R है, Y है, A है और G है और J है, ठीक है। तो P हमारे पास एक बारी, R हमारे पास 2 बारी, Y हमारे पास एक बारी, A हमारे पास 2 बारी, G हमारे पास एक बारी, जबकि J हमारे पास एक बारी। टोटल हो गया 1 2 3 4 6 8। अब देखिए प्रयागराज में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स तो हैं हमारे पास। अब अगर हमें इनके लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, तो कितने बना सकते हैं? तो 8। ये टोटल तो हम लेंगे ही, 8 फैक्टोरियल ले लिया। अपॉन में यहां पर रिपीटेशन देखिए, ये 1 का तो कोई रिपीटेशन नहीं हुआ ना, 1 तो सिंगल टाइम अकरेंस है, रिपीटेशन तो इसकी है और इसकी है।
तो हमें ये दोनों दो दो बारी हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से 2 बारी हमें डिवाइड कराना होगा, और इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इनके लेटर्स को अरेंज करके। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। तो ये तो अरेंजमेंट का था, परम्यूटेशन से रिलेटेड था। अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन मतलब जब हम कोई भी जैसे टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं, वो अगर हमें देखना है तो उसके लिए होता है NCR। मतलब अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को R distinct objects are to be selected. This can be done in NCR ways. ठीक है, अब NCR होता क्या है वो हमें देखना है। तो NCR के लिए हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए है, जब r ऑब्जेक्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है तो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए तो वही है, मान रखिए कि आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को अगर सेलेक्ट करना है, तो एक बात और, NCR नोटेशन को हम C और NR की फॉर्म में भी लिखते हैं। ये N है, यहाँ पर R है, मतलब CNR इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, NCR ऐसे लिख लीजिए, या C डालिए ब्रैकेट में 5 और 2 लिख दीजिए। परम्यूटेशंस के लिए भी आप जो है यही नोटेशन यूज कर सकते हैं। NPR अगर है तो आप ये यूज करिए, या फिर P के साथ में N, R लगा दीजिए। तो ये तो खैर नोटेशनल चीज है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम करते हैं। यहां पर अगर इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो ये 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी हमें इनको वैसे ही इवेल्युएट करना है जैसे हम अभी तक कर रहे थे। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टोरियल है। बाकी ये तो यूज का हो गया कि वो कैंसिल कराने के लिए यूज हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल को खोल देते हैं और 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं। 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल करा देंगे, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल करा देंगे, 5 2s are 10 हो जाएगा। तो ये जो है 10 वेज में आप 5 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब इसके बेसिस पर आपको कमेटी जैसे सेलेक्ट करना है। मान रखिए कि आपके पास 3 वीमेन हैं और 2 मेन हैं, आपको 2 पर्सन्स की कमेटी सेलेक्ट करनी है जिसमें कि 1 वुमन और 1 मेन हो। तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 3C1 और इनटू में 2C1, इतने तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। NCR का यही है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। जैसे अभी कमिटी की बात कर रहा था मैं, तो वो वाला देख ही लेते हैं। जैसे मान रखिए थोड़ा सा उसको और बढ़ा करके देख लेते हैं। यहां पर है कि मान रखिए कि एक कमिटी बनानी है, 4 मेंबर की बना लेते हैं। वुमन है 10 और मैन है 12, पर हमें जो है 4 की कमिटी बनानी है और उसमें से वुमन हमें रखने हैं 2 और मैन रखने हैं 2। ठीक है, तो वो कितने तरीके से आप बना सकते हैं, उसका आंसर ये होगा कि देखिए 2 वुमन जैसे है तो वो 10 में से लाने हैं हमें, तो ये कितने में आ जाएगा, 10C 2 वेज में, और 12 में से फिर 2 सेलेक्ट करने हैं मैन को, तो 12C 2 वेज में। और कमिटी हमें फॉर्म करनी है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां पर भी लग रहा है और उसकी वजह से ये हम इन 2 करा देंगे। ठीक है, अब 10C 2 की बात करें तो ये 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल होगा,
साथ में इंटू हो गया 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इंटू में आ गया 10 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो 10 फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखिए। अब ये यूज हो जाएगा ये वाला, तो हम जो है इसको खोल देते हैं, तो 2 इंटू 1, बाकी इसको 8 फैक्टोरियल ही रहने दीजिए। इंटू कराइए 12 फैक्टोरियल को, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखिए, और अपॉन में 2 इंटू 1 और इंटू में 10 फैक्टोरियल कीजिए। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल करा दीजिए, यहाँ 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल करा दीजिए, ये 90 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। इंटू कराइए 12 इंटू 11 132 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, 2 से इसको कैंसिल करा दीजिए, 66 हो गया, 2 से इसको और कैंसिल करा दीजिए, 33 हो गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 29 हो गया, तो 2970। समझ में आया? ये तो बस कैलकुलेशन है, आपको वो मेन जो आपको देखना है वो ये है कि ये आना चाहिए। ये अगर आ गया आपको तो फिर ये तो बाकी तो कैलकुलेशन है, ये प्रैक्टिस से आपका धीरे धीरे फास्ट होगा। ठीक है, तो ये हमें कॉम्बिनेशंस की बात हो गई। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में हम जो है सिलेक्शन करते हैं, कमिटी की सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि अरेंजमेंट में हम फोटो सेशन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट लगा सकते हैं, या स्टैंडिंग के लिए कि भाई कितने तरीके से, जैसे 8 जने हैं तो वो कितने तरीके से खड़े होंगे, जो कि अलग अलग फोटोग्राफ्स खींचे जा सकते हैं। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बेसिकली इस बारी के सेशन में तो इतना ही करना है। ठीक है, बाकी हमारे पास ये है कि अगर मान रखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी नाउ एंड देन, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और एक और थ्योरम भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी के सेशन में, उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर पहला जैसे है एक, ये देखिए NCR है जैसे, तो वो जो है NC(n-r) के बराबर होता है। तो हमारे पास अगर मान रखिए ये कैसे होता है, देखिए अगर आप देखिए इसको खोलिए तो ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r होल फैक्टोरियल। ये सेम थिंग यहां पर भी आएगा, देखिए n फैक्टोरियल है, ये n-r फैक्टोरियल आ गया, जो कि देखिए ये दोनों सेम हो गया ना। ठीक है, अब देखिए n-r और फिर इसका होल फैक्टोरियल कीजिए, तो ये जब आप ओपन करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये फिर आपका इसके बराबर हो गया। आप देखिए समझिए इसको, तो इस तरह से ये दोनों सेम ही हैं, तो हम यहां पर इक्वल टू साइन लगा सकते हैं, है ना। तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे देखिए, अगर ये दिया हुआ है कि NCX NCY के बराबर है, तो यहां से ना दो चीजें सामने आएंगी कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो x y के बराबर है, या फिर x प्लस y जो है वो n के बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको कि आप एवरी नाउ एंड देन यूज करेंगे। अगर इसके बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे आपको NC7 इज इक्वल टू NC10 दे दिया और n की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया, तो NC7 और NC10 बराबर है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 17 है, दोनों का सम, क्योंकि 7 और 10 तो बराबर है नहीं, तो इसलिए हम इस चीज को यूज करके बहुत ही जल्दी से निकाल लेते हैं आंसर। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वो ये था कि NC7 इज इक्वल टू NC10 है, तो ये देखिए x y के बराबर तो नहीं है, यहाँ 7 और 10 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला मतलब n इज इक्वल टू कितना है, 7 प्लस 10 यानी कि 17 के बराबर है। समझ में आया, ये आ गया होगा। फिर एक और थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो ये है कि अगर आप के पास
NCR और NCR प्लस 1 दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? NCR है और NCR प्लस 1 है, तो उसका आंसर क्या होगा? अगर हम ये देखना चाहते हैं, NCR प्लस NCR प्लस 1 वो हो जाता है N+1CR प्लस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। अब जैसे मान रखिए कि 6C4 दिया हुआ है प्लस 6C5 दिया हुआ है, तो ये आपका 7C5 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में से जो बड़ा है वो, और ये दोनों सेम होने चाहिए, तो उसमें +1 जब हम कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं? तो यहां पर ये वाला थ्योरम भी आपको इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका प्रूफ ऐसे नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो बहुत आसान है, इसको खोलना है और आपका ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो इस तरह से हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का टर्म 2 का पूरा सिलेबस कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें, सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा ये सेशन, आपके काम का है या नहीं है, और इसमें आप अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो लिखिए। क्वेश्चंस जो है हम अलग से सॉल्व करके उसके वीडियोस अलग से आएंगे। अभी तो ये बेसिक कंसेप्ट्स की बात है, ये कंसेप्ट्स आपको IIT JEE में भी काम आएंगे। हालांकि इतना बेसिक लेवल का वहां पर बहुत ही कम आने के चांसेस होते हैं, पर जो आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक लेवल पे बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है यहीं से शुरू होगा। तो अगर आप IIT JEE मेन या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इन सभी की जरूरत होगी जो हमने अभी के सेशन में डिस्कस किया। अगर आपने M&C चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लीजिए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी इसके अगले सेशन के साथ, जिसमें कि फिर से हम एक पूरा वन शॉट में एक पूरा चैप्टर कवर करेंगे, और वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हम इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को खत्म करेंगे, कॉनिक सेक्शन हम बाद में करेंगे, और फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगा, और उसके बाद फिर हम सबसे लास्ट में डेरिवेटिव करेंगे। Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.